वंदे मातरम दोस्तों। मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज की सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक देश, एक लीडर या एक वॉर के बारे में नहीं है। ये बात है एक पूरे ग्लोबल सिस्टम के धीरे धीरे टूटने की। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जो रूल्स जहां रूल्स खत्म हो रहे हैं और सिर्फ रॉ पावर बात कर रही है। आज हेडलाइंस बोलती है रिसेशन, वॉर, प्रोटेस्ट, सैंक्शन, पर जो असली कहानी है वो हेडलाइंस के नीचे छुपी होती है। ये वो कहानी है जो सीएनएन को बोलनी अलाउड ही नहीं है, बीबीसी को बोलनी अलाउड ही नहीं है, क्योंकि अगर ये सच बाहर आ गया तो दुनिया को समझ आ जाएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। वेनेजुएला के बाद ट्रम्प का कॉन्फिडेंस ऐसा हो गया है जैसे उसने जियोपॉलिटिक्स का कोई फाइनल मैच ही जीत लिया हो। जब किसी पावर को एक बार ये लगने लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो वो सिर्फ एक गलती नहीं करता, वो हैबिट बना लेता है गलतियां करने की। और हिस्ट्री, इतिहास हमें एक ही बात सिखाती है। जब किसी अंपायर को खून लग जाता है, जब किसी शेर को मुंह में खून लग जाता है, तो वो एक शिकार पे नहीं रुकता, वो दूसरा शिकार ढूंढने जाता है। और दोस्तों, अगली प्लेट पे जो नाम लिखा हुआ है, कहीं वो ईरान तो नहीं। चलिए आइए देखते हैं क्या सिमिलरिटी है ईरान और वेनेजुएला में। आज सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव चल रहा है, ट्रंप ने वेनेजुएला को कंट्रोल कर लिया, ट्रंप ने वेनेजुएला को कंट्रोल कर लिया। मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछता हूँ, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कल रात वेनेजुएला के अपने ड्रोन्स अपनी ही एयर डिफेंस से शूट हो गए। मतलब सिस्टम इतना ब्रोकन है कि उनको खुद ही नहीं पता कि दुश्मन कौन है और अपना कौन। स्ट्रीट्स पे पुलिस नहीं, आर्मी नहीं, स्ट्रीट्स पे सिर्फ एक चीज घूमती रहती है, वो है कोलेक्टिवोस। ये कोलेक्टिवोस कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट ग्रुप नहीं है, ये आर्म्ड लेफ्टिस्ट गैंग्स हैं। गन्स, बाइक, स्ट्रीट कंट्रोल, किडनैपिंग, पूरा का पूरा माफिया सिस्टम। मेजर सिटीज उनके हाथ में है। आप कैराकस के सेंटर में अमेरिकन एम्बेसी खोल के दिखा दो, फिर देखो क्या होता है। आग लगा देंगे ये लोग। इसको कंट्रोल नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं इंजीनियर्ड कोलैप्स। ये वो स्ट्रेटेजी होती है जिसमें आप एक देश का लीडर हटा दो, पर सिस्टम को ठीक करने का कोई प्लान नहीं होता आपके पास। बस एक फेस चेंज होता है और पूरा देश एनार्की यानी अराजकता में चला जाता है। और जब केओस परमानेंट हो जाता है तो लोग अपने राइट्स के लिए नहीं, सिर्फ सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं। और जो लोग आज बोल रहे हैं वेनेजुएला फ्री हो गया, वेनेजुएला फ्री हो गया, वो असल में एक ग्रेवयार्ड पे डेमोक्रेसी का झंडा लगा रहे हैं। अब ईरान में क्या हो रहा है? आज ईरान में $1 के लिए आपको 42,000 यानी 42,000 रियाल देने पड़ते हैं। मतलब सैलरी टेक्निकली मिल रही है पर उस सैलरी का कोई वैल्यू ही नहीं है। आप मार्केट जाते हो, प्राइस देखते हो और रियलाइज होता है आप गरीब हो चुके हो। बस आपको बताया नहीं जाता। मिडिल क्लास ईरान से प्रैक्टिकली वैनिश हो चुका है। यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, उनके पास डिग्री है, एम्बिशन है, पर फ्यूचर नहीं है। औरतें, लड़कियां गुस्से में हैं, उनके लिए हिजाब एक सिंबल बन चुका है ऑपरेशन का। और क्लेरिकल एलिट, वो अपनी अलग दुनिया में ही जी रहे हैं, सिक्योर्ड, प्रोटेक्टेड, इंसुलेटेड। उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दे आर द मोस्ट सिक्योर्ड पीपल इन ईरान। इसीलिए दोस्तों, स्ट्रीट्स पे अब स्लोगन सिर्फ रिफॉर्म के नहीं, अब स्लोगन्स सिस्टम के खिलाफ हैं। बीच में 2-4 दिन पहले प्लकार्ड भी निकला था, डाउन विथ इस्लामिक रिजीम। ये सिर्फ ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं है दोस्तों, ये सर्वाइवल का इशू बन चुका है। रोटी, पेट्रोल, बिजली और डिग्निटी। और इसी वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एडवाइजरी निकाल दी है, प्लीज अवॉइड नॉन एसेंशियल ट्रैवल टू ईरान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है। इंडिया नॉर्मली प्रोटेस्ट पे एडवाइजरी नहीं देता। ये एडवाइजरी तब आती है जब इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगता है कि आगे क्योस बढ़ने वाला है, आगे प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, सिर्फ ये स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी का नजारा है, इशारा है। इसका मतलब मिडल ईस्ट के प्रेशर कुकर का विसल बज चुका है। अब बस ये सवाल है, पहला धमाका कहाँ होगा?
अब जरा सोचो दोस्तों, ईरान के अंदर स्ट्रीट्स जल रहे हैं, लोग गुस्से में हैं, इकोनॉमिक कोलैप्स पे है, और इसी बीच एक छोटा सा ट्वीट आता है इसराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट का, वेट टिल 12 o'clock। दोस्तों ये कोई कविता नहीं होती। जियोपॉलिटिक्स में ऐसे ट्वीट्स का मतलब होता है मिसाइल्स लोडिंग। इसराइल और ईरान का रिश्ता कोई आज का नहीं है। ये एक अनफिनिश्ड वॉर है जो सदियों से चल रहा है, और मेरे ख्याल से सदियों तक चलता भी रहेगा। इसराइल के लिए ईरान एक न्यूक्लियर नाइटमेयर है, और ईरान के लिए इसराइल आइडियोलॉजिकल दुश्मन नंबर 1। अब आप सीन समझिए। ट्रम्प व्हाइट हाउस में वापस आया, जेने वेनेजुएला का एक्सपेरिमेंट कर चुका है, और अब उसको चाहिए एक और बड़ा हेडलाइन। ट्रम्प इज अ क्रेडिट जीवी, राइट? ट्रम्प को क्रेडिट चाहिए वॉर सुलझाने का, ट्रम्प को क्रेडिट चाहिए केओस क्रिएट करके देन उस केओस को सॉल्व करने का। ट्रम्प के पॉलिटिक्स का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कोई काम करे या ना करे, मैं उसका क्रेडिट ले लूं। इसीलिए मिडल ईस्ट में जब भी कुछ होता है, अमेरिका खुद फ्रंट पे नहीं आता, इसराइल को आगे करता है। इसराइल उसका एक पॉन है मिडल ईस्ट में। और जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में कहा है कि इस अमेरिका ने इंग्लैंड की तरह, ब्रिटिशर्स की तरह अपने पॉन्स हर रीजन में सेट कर रखे हैं। भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान, मिडल ईस्ट को परेशान करने के लिए, मिडल ईस्ट कंट्रीज को परेशान करने के लिए इसराइल, कंट्रोल करने के लिए साउथ कोरिया को कंट्रोल करने के लिए नॉर्थ कोरिया। ये सारा बनाया गया, इट्स अ क्रिएटेड केओस। वी नीड टू बी वेरी क्लियर, इट्स अ क्रिएटेड केओस। एयर स्ट्राइक्स इसराइल करेगा, ईरान रिटेलिएट करेगा, और ट्रम्प कैमरा के सामने आके बोलेगा लुक व्हाट आई हैव अचीव्ड फॉर वर्ल्ड पीस। अब ईरान की भी मजबूरी समझो। जब कंट्री के अंदर इंटरनल प्रोटेस्ट एक्सट्रीम हो जाते हैं, तो एक डिक्टेटरशिप के पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप रिफॉर्म करो, या फिर कोई आप ऐसा बाहर का दुश्मन क्रिएट करो जिससे पूरा नेशन एक हो जाए। सबको एकजुट कर लो, सबको ये बताओ कि बस दिस इज द एनिमी एंड वी नीड टू बी फर्स्ट बिहाइंड देम रादर देन सॉल्विंग आवर इंटरनल प्रॉब्लम। और हिस्ट्री यही बताती है, जब भी डिक्टेटरशिप कोलैप्स के पास होती है, वो हमेशा वॉर चूज करती है ताकि वो अपने इंटरनल प्रॉब्लम से भाग सके। इसीलिए अगर कल को ईरान इसराइल पे अटैक करता है, या इसराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे बॉम्बिंग करता है, तो ये कोई सरप्राइज नहीं होगा। हालांकि पहले भी हो चुका है, ये फिर होगा, एंड दिस विल नॉट बी सरप्राइजिंग एट ऑल। इस गेम में ट्रम्प को बस इतना चाहिए, कैमरा, क्रेडिट और केओस। और सबसे डेंजरस बात यह है दोस्तों, अगर इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट ओपन हो गया, तो वो मिडिल ईस्ट में लिमिटेड नहीं रहेगा। सऊदी, टर्की, यूएई सब अपनी अपनी पोजीशन लेने लगेंगे। ऑयल प्राइसेस विल स्काई रॉकेट, मार्केट्स गिरेंगे 100%, और दुनिया एक और परमानेंट इंस्टेबिलिटी के फेज में घुस जाएगी। सऊदी और यूएई का तो अपना ही प्रॉब्लम चल रहा है, वो और बढ़ेगा, उसको और हवा दी जाएगी ईरान के ही द्वारा। लेट अस नॉट फॉरगेट, सऊदी एंड यूएई आर सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज, एंड इसराइल जितना ईरान के लिए प्रॉब्लम है या दुश्मन कंट्री है, उससे भी कई ज्यादा ईरान के लिए सऊदी और यूएई है, बीइंग सुन्नी मुस्लिम्स। और इसीलिए शायद इंडिया ने ये ट्रैवल एडवाइजरी दी है कि अम, और इसीलिए इंडिया के डिप्लोमेट्स थोड़े नर्वस हैं। इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज थोड़े से साइलेंट मोड पे है फिलहाल। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब जियोपॉलिटिक्स का कसीनो ओपन होता है ना, तो पहला रूल होता है टेबल के पास मत खड़े रहो, क्योंकि सबको सब कुछ दिख जाएगा, एंड एवरीथिंग इज वॉलेटाइल। बहुत लोग सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि ट्रम्प ने वेनेजुएला गिरा दिया, ईरान भी गिरा देगा। ये लोग जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा सा क्रिकेट मैच समझ रहे हैं मेरे ख्याल से। ईरान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। 2500 साल का इतिहास, कल्चर, प्राइड, आइडेंटिटी, सब कुछ है ईरान के पास। ईरान इतने जल्दी खत्म नहीं होगा। यहाँ के लोग क्लेरिक्स से नाराज हो सकते हैं, उनके कट्टर मुल्लों से नाराज हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी अमेरिका का साथ देने खड़े होंगे, मुझे नहीं लगता। इट इज हाईली इम्पॉसिबल।
ईरान के पास एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ज्योग्राफी, पॉपुलेशन और नेशनलिज्म का। ये ऐसा कंट्री नहीं है जिसको दो बॉम्बिंग से तोड़ दिया जाए। इसीलिए जो भी बोल रहे हैं ईरान नेक्स्ट वेनेजुला है, वो या तो थोड़ी सी कम समझ रख रहे हैं, या तो जानबूझ के एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। थोड़ा बात करते हैं अभी डॉनरो डॉक्ट्रिन के बारे में। एक तो था मॉनरो डॉक्ट्रिन, एक है डॉनरो डॉक्ट्रिन। आज का अमेरिका दोस्तों सुपर पावर नहीं रहा, आज वो एक डॉन बन चुका है, एक गुंडा माफिया की तरह व्यवहार कर रहा है। मैसेज सिंपल है, आई एम दी बॉस, मैं उठाऊंगा, आप चुप रहोगे। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो डिप्लोमेसी खत्म, कन्वर्सेशन खत्म, ओनली थ्रेट। पहले दुनिया बोलती थी यूएस आ गया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज दुनिया बोलती है यूएस को मत बुलाना भैया, वरना सबको उठा के ले जाएगा। ये है नया वर्ल्ड ऑर्डर, जहां लॉ नहीं डर का राज है। डॉलर को वेपनाइज कर रखा है। डॉलर अब सिर्फ करेंसी नहीं है, डॉलर एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह है, एक फाइनेंशियल न्यूक्लियर बॉम्ब। वेनेजुएला को डॉलर ने मारा, ईरान को डॉलर ने मारा। अब ब्रिक्स क्या करेगा इसमें? आप सोचिए, ब्रिक्स इज लिटरली शेकन नाउ आफ्टर दिस वेनेजुएला वाला इंसिडेंट। चीन अपनी इकोनॉमी बचाने में लगा हुआ है, रूस यूक्रेन में फंसा पड़ा है, ईरान बिल्कुल अकेला है। सऊदी और यूएई, द न्यू एंट्रेंट्स इनटू ब्रिक्स, वो खुद टूट रहे हैं अपने आपस के झगड़े में। डॉलर ट्रैप से निकलना दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है आज। यूरोप का अगर आप देखिए, नेटो अगर गया तो यूरोप का असली चेहरा दिखेगा। नेटो अगर टूटा तो फ्रेंच और ब्रिटिश एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सेम इज विथ ब्रिटिश एंड जर्मन, एंड फ्रेंच एंड जर्मन्स। जर्मन्स आज भी डोमिनेशन का सपना देखते हैं, जो उनका वो वर्ल्ड वॉर 1 के पहले का जो था, जर्मन डोमिनेशन का। जापान चुपचाप अपना मिलिट्री मसल बना रहा है। जापान भी देख रहा है कि चीन मेरे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, तो मुझे भी अपना मिलिट्री मसल बढ़ाना पड़ेगा, मुझे भी डिफेंस पे स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। वहां जापान भी अपने आप को आर्म करने जा रहा है। अमेरिका ने एक्चुअली दशकों तक किया गया है, वो सबको कंट्रोल में रखता था, लेकिन अब वो कंट्रोल कहीं ना कहीं छूट रहा है। पीपल आर नॉट लिसनिंग टू अमेरिका, और एटलीस्ट दिस वाज द सिचुएशन सम डेज बैक। अब देखिए क्या होता है, क्या अमेरिका इन सारे लोगों को कंट्रोल कर पाएगा? फिर से अमेरिका डोमिनेटिंग पावर बन के निकलेगा? बहुत अच्छा प्रेजेंट किया अमेरिका ने खुद को फिलहाल, बट लेट्स सी। भारत का आप देखें तो लोग बोलते हैं कि भारत वीक है, भारत जवाब नहीं देता। कल भी डोनाल्ड ट्रंप का एक थ्रेटनिंग स्टेटमेंट आया कि तुम रशिया से तेल लेना बंद करो, और अदरवाइज वी विल इंक्रीज द टैरिफ। कोई डोनाल्ड ट्रंप चाचा को समझाइए कि 50% जो टैरिफ आपने लगाया है हम पे, उससे ऑलरेडी हमारा गुड्स आपको बेचना इम्पॉसिबल हो चुका है। तो अब उस 50 को आप 500 करो, 5,000 करो परसेंटेज, भारत को उससे फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज अनवायबल फॉर अस टू सेल। एंड हु इज पेइंग फॉर ऑल द इंक्रीज टैरिफ? इट इज योर ओन कंट्रीमैन। भारत के अपने पॉकेट से नहीं जाने वाला है। सो आई डोंट नो, ये डोनाल्ड ट्रम्प चाचा एलिस इन वंडरलैंड है। ठीक है, रहने देते हैं उनको अपने ही इसमें। अगेन लोग एंड ऑपोजिशन इंडिया में भी कहती है कि इंडिया वीक है, इंडिया कोई जवाब नहीं दे रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था इंडिया। मोदी जी भी बड़ी बड़ी बातें करते थे, गले लगाते थे ट्रम्प को, बट देन ट्रम्प ने उनको धोखा दिया, वापस से टैरिफ बढ़ा दिया। बस दिस आर ऑल पॉलिटिक्स, इट हैपेंस इन पॉलिटिक्स। हर कोई अपना फायदा देखता है। मोदी जी अपना फायदा देखते हैं अपने देश के लिए, ट्रम्प अपना फायदा देख रहा है अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, इज ओके। वायर वी सो कॉट अप विद हिस्ट्री, इतना इतिहास में क्यों हम जाते हैं? भारत अभी आजकल रेस्ट्रेंट मोड में है, रेस्ट्रेंट दिखा रहा है, जो कि अच्छी बात है। भारत इज वेटिंग फॉर इट्स टाइम। देर आर टू मच ऑफ केओस दैट इज हैपनिंग अराउंड। रशिया यूक्रेन का वॉर रुक नहीं रहा है, चीन और ताइवान गर्म हो रहा है, वहां सऊदी यूएई का फाइट चल रहा है यमन को लेके। यूएस ने वेनेजुएला पे अब मदुरो को उठवा लिया। साउथ अमेरिका इज डिस्टर्ब्ड, और यहाँ पाकिस्तान भी अपनी दुनिया में है। वो उसे लगता है कि पाकिस्तान बहुत सेफ है, इन सारे चीजों से इंसुलेटेड है। नो,
पाकिस्तान इज गोइंग टू पे द प्राइस। पाकिस्तान को अपनी सेना भेजनी पड़ेगी गाजा में, और गाजा में वो हमास से लड़ेगा, मुझे नहीं लगता। और हमास से अगर नहीं लड़ेगा, देन इसराइल और यूएस दोनों क्वेश्चन करेंगे आसिम मुनीर को कि व्हाई हैज पाकिस्तान देन गॉन इनटू गाजा। और पाकिस्तान ने जो सऊदी के साथ पैक्ट किया है, डिफेंस पैक्ट, वेर इन इनके दोनों के बीच में वादे कसमें हुए हैं कि मैं तेरी रक्षा करूंगा तेरे पे अगर कोई मुसीबत आई तो। यूएई इज गोइंग टू किल देम। यूएई को तो पाकिस्तान बिग बरादर बोलता है। तो हाउ इज पाकिस्तान गोइंग टू टैकल, इज इट्स गोइंग टू बी नाइटमेयर फॉर पाकिस्तान। सेम विद कतर। कतर अपना रेलेवेंस बनाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा, एंड वो देखा जाएगा कि क्या कर रहा है। दुनिया आजकल रूल्स पे नहीं चल रही है दोस्तों, दुनिया डर पे चल रही है। और जब डर डर रूल करता है तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नेशंस ही बचे रहते हैं। लेट्स सी यहाँ कौन बचता है। इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ सिचुएशन जो पैन आउट होगा। वी विल कीप यू अपडेटेड, वी विल कीप एन आई। लेट्स स्टे इन टच अगेन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट इट ग्रोस। जय हिंद, भारत माता की जय।